अस्सलाम वालेकुम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त एक वीडियो लिंक के जरिए हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप वज़ीर आज़म का जो गैर मामूली दौरा था 3 दिन का सऊदी अरब का, वहाँ पे आप वज़ीर आज़म के साथ थे। उस दौरे के हवाले से बिलावल ज़रदारी भुट्टो का ये कहना है कि वज़ीर आज़म को ज़कात और खैरात के 19,000 बैग मिले हैं चावल के, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। क्या आपका इस पर रद्द अमल है? मातम करने को दिल करता है, इतने मुकद्दस दिन है, एक रोज़ा रह गया है या वो भी कोई पता नहीं। ये पहले कहते थे कि सऊदी अरब से तल्लकात ख़राब हो गए हैं, एक ही मुल्क था, और ये वो ख़ुद लेने आया है एयरपोर्ट पे। और 27वीं की रात को रोज़ा रसूल भी खुला और खाना काबा का दरवाज़ा भी खुला, और मैं कई दफ़ा रोज़ा रसूल में गया हूँ, खाना काबा की छत पे भी मैं मुशर्रफ के साथ गया हूँ, लेकिन इस तरह दरवाजे कभी नहीं खुले कि खोल के कहा कि जी भर के इबादत कर लें आप। और 27वीं की रात है, 27वीं की रात आपको पता वहाँ शबीना होता है और सारे मसले होते हैं, और 2-3 मायदे भी मेरी वजारत ने किए वहाँ पे। और मैंने जो महसूस किया कि मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान देवर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। कोई हेड ऑफ स्टेट की बजाय वो दोस्तों की तरीके से बातचीत कर रहे थे, और बेहतरी के हालात होंगे जी। और अच्छा, रोज़ों के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद वो भी पाकिस्तान आएंगे। मैंने वज़ीर दाखिला को भी दावत दी है, वज़ीर ख़ारजा को भी, और ख़ुद प्रिंस भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये बहुत कामयाब तरीन दौरा था, इसलिए नहीं कि मैं वज़ीर हूँ, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। देखें कि दरवाजे खुल गए 27वीं की रात को, और वो नंगा जिस पे लोग आप बातें करते हैं नामूस रसालत के, वो उससे बड़ा आशिक कौन है? वो खुद नंगे पाँव फिर रहा था मदीने की गलियों और बाज़ारों में। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर नंगे पाँव था तो हमें भी फिर नंगे पाँव ही होना पड़ा था। कोरोना से निकले हैं, अभी तक होश नहीं आ रही। वो तो इतना फिट आदमी है, वो तो एक पल भी उसने वहाँ भी ज़ाया नहीं किया। तो ये लोग बातें करते रहते हैं बहुत फितराना। 17 लाख बोरियाँ पाकिस्तान खुद लोग देते हैं, हर रोज़ हर आदमी फितराना देता है, हमारे मज़हब का हिस्सा है। ज़रा सी अब इनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया। शेख साहब, दूसरी तरफ से मैं देख रहा था कि नजम सेठी साहब, सऊदी अरब के दौरे के नजम सेठी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे किसी टीवी चैनल या ब्लॉग में, तो वहाँ उनका कहना ये था कि दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ साहब को लंदन में किसी अहम इनॉग्रेशन में चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पर बुला लिया है। तो ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ कनेक्टेड है। देखें, मुल्कों के हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जब एक जुमला है रोज़े के आखिरी ताक रात है, अल्लाह मेरे पता नहीं किसी की ऐसी बात करनी कि चाहिए कि नहीं चाहिए, कि मुशर्रफ को किंग अब्दुल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ की बात हो रही, ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़। अच्छा, ही डिड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस जुमले पे मैं हल्फ देता हूँ कि जो ही इज़ नॉट, नवाज शरीफ इज़ नॉट व्हाट ही इज़, दिस इज़ द सऊदी थिंकिंग अबाउट हिम। और सऊदी अरब हर दौर में हमारा रहा है, और मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे हैं कि बुलाया तो बुला ले जी, क्या है? हम तो उसको घर लाना चाहते हैं अपने घर। आ भाई दुनिया में कौन सा लीडर है जो अपने घर से भागना चाहता है? तो आपने जो, आप मुझे बताएं, इमाम खमीनी ने कितनी तगोदो की कि अपने वापस वतन जाने के लिए। कल प्यूटन का मुखालफ महीना 15 दिन हुए हैं, उसने दुनिया जहान का जोर लगा के मास्को वापस आया। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं वैसे ही आ जाओ। नवाज शरीफ साहब एक मुलजिम की हैसियत से नहीं आना चाह रहे। वो क्या कहते हैं, टांगा मुड़िया कचहरियों खाली ते सज्जनों को कैद हो गई। लेकिन ये तो आना ही नहीं चाहते, बल्कि दूसरा भी भागना चाहता है। और आज हमने उसको ECL में जो है उसका केस जो है कैबिनेट में भेज देंगे। नहीं, लेकिन शेख साहब आपको यानी नवाज शरीफ साहब तो चाहते होंगे ना कि हम एक फाते की हैसियत से वापस आएँ, सिस्टम ऊपर नीचे हो जाए, लोग बदल जाएं, दोबारा से उनको एक कंट्रोल हासिल हो जाए। वो तो इस किस्म का कोई प्लान बना रहे होंगे। और शहबाज शरीफ साहब को क्यों आप इतना रोकना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब इतने अहम हो गए आपके लिए? रोकना इसलिए नहीं, उसको पता लग गया कि हुदैबिया पेपर मिल जो पेपर केस है वो बड़ा सीरियस है, और फैसला तो बिल आखिर कोर्ट नहीं करना, लेकिन बुनियादी मसला यही है कि
रीट्रायल होने जा रहा है, हुदैबिया पेपर री इन्वेस्टिगेट होने जा रहे हैं। और उससे पहले पहले शहबाज शरीफ यहाँ सहरी के वक्त ही 3 बजे निकले, उसी दिन केस, उसी दिन जमानत और उसी दिन फ्लाइट। मज़ा आया ना। और हम गरीबों के बच्चे जो 7-7 साल आवारा कलाशनकोफों में जेलों में गलते सड़ते रहे, एक आवारा कलाशनकोफ सोफे के नीचे से निकली और 7 साल कैद हो गए। और यहाँ अरबों के मसले हैं और एक दिन की मार है। अच्छा सर, मैं हुदैबिया को, शहबाज शरीफ साहब की केस को तो खुल के हमें डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा सा मुख्तसरन की बता दें कि इज्जत बहुत की उन्होंने, अच्छी मुलाकात भी हुई है, वो आएंगे भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर आ जाएंगे, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद तशरीफ लाएंगे ईद के कुछ अरसे के बाद। लेकिन सॉलिड टर्म्स में, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर हैं आप, तो इज्जत उन्होंने बहुत की है। उनके वजीर खारजा भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, क्राउन प्रिंस भी आ जाएंगे। लेकिन 2019 के बाद से उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टक थी। उन्होंने ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट की बात की, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट की बात की, सीपेक में उनका इंटरेस्ट था। तो सॉलिड और स्ट्रेटेजिक लेवल पे रियासत पाकिस्तान को क्या आपकी हुकूमत ने हासिल किया है जिसको आप शोकेस कर सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद अरबी, उन्हें माजिद मिनिस्टर कॉमर्स ने ये बात की कि हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं होता, क्योंकि किंग का तो काम होता है आइडिया देना। बादशाह सलामत ने तो आइडिया दे दिया, नीचे हमारी टीम वर्क जाके उसको आगे ले जाना और उस पर काम करना। और हम सुस्त हैं काफ़ी, क्योंकि उनका तो एक फ़ैसला हो गया, फिर हमें आगे परसू करना और आगे लेके जाना, इसमें हमसे कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको तेज़ किया जाए और इंशाल्लाह तेज़ होगा अब ये काम। अच्छा शेख साहब, आप वज़ीर दाखिला बनने से पहले पाकिस्तान के रेलवेज़ मिनिस्टर थे, और रेलवेज़ में ML1 मेन रेलवे लाइन 1 जो है वो बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट था, जिसमें आप बहुत दिलचस्पी आपकी रही, हमसे भी बहुत आपने बात की। उस वक्त चीनी $9 बिलियन का भी शुरू में इस पर क्रेडिट देने को तैयार थे, लेकिन अभी इस हफ्ते $6 बिलियन की जो क्रेडिट अप्रूवल है उसे चीन ने अप्रूव नहीं किया है। और उन्होंने तो कहा कि रेलवे की क्रेडिट वर्दस्तियाँ इसका इशू है, लेकिन आम तासुर यही है कि चीनियों ने एक सिग्नल दिया आपकी हुकूमत को कि वो किसी वजह से डिसप्लीज हैं। शायद हिंदुस्तान से इंगेजमेंट आपने जिस तरह से करनी चाहिए, अमेरिका की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं, किसी वजह से चीनी नाखुश हैं, जो उन्होंने आपको मैसेज दिया है। देखिए, चीनी नाखुश नहीं है। चीन के पास हमारे अलावा भी एक अच्छा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सारी तरफ के दोस्त हैं, चीन के भी दोस्त हैं। और 9.2 जो था उसको हमने उनके साथ राब्ते के बाद 6.2 किया, उसमें हमने मशीनें निकाल दी, इंजन निकाल दिए। अब उसका इंटरेस्ट रेट का मसला एक्निक से अप्रूव है, किसी दिन भी टेंडर आ जाना चाहिए। और स्वाति साहब अच्छे एक्टिव मिनिस्टर हैं, उनको मेरा ख्याल है ये ML1 पाकिस्तान का वाहिद हल है, वरना ये रेलवे तो काफ़ी मसाइल ज़्यादा है और वो कर लेंगे। मैंने तो सारा काम मुकम्मल करके आया हूँ जी, एक्निक से अप्रूव करा के आया हूँ, सिर्फ अखबार में टेंडर जाने की बात है। और चीन में उसके इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं, पेमेंट की बातें हो रही हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन शेख साहब, तासुर ये है कि मसला रेलवेज का नहीं है, मसला पैसे का भी नहीं है। चीनी किसी वजह से नाखुश हैं, उन्होंने सिग्नल दिया, उनका तरीका यही है कि वो अपनी नाखुशी का इजहार सटल तरीके से करते हैं। देखिए, हम कहाँ चीन से दूर हो रहे हैं, हम चीन के साथ खड़े हैं। अब चीन के मामलात और मसाइल दुनिया में जहाँ भी हों, हम चीन के साथ खुदा ना खास्ता वक्त आया तो खड़े होंगे, लेकिन हम दुनिया के साथ भी अपने राब्ते ख़त्म नहीं कर सकते। हम वेस्ट देखें ना, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है, यूरोपीय यूनियन का भी, FATF का भी, और हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा चीन से ही आ रही थी, वो रुकी हुई है। और मिनिस्टर खारजा से मैंने पूछा था, वो कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा। इस पे तो फॉरेन ऑफिस बेहतर राय दे सकता है। मैं तो अब इंटीरियर में हूँ, अगर रेलवे में होता तो इस वक्त तक वो ML1 पे इफ्तिताह भी मैं तो शी पोंग यांग से करवा चुका होता, लेकिन वो अच्छे वजीर हैं, वो करवा लेंगे, इसको मैनेज करें। शेख साहब, कोई ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ एंगेजमेंट करने की कोशिश में चीन से मशवरा नहीं किया गया? कोई इतनी बड़ी बयान दिया है इमरान खान ने कि 370 के बगैर इंडिया से कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई तजारत नहीं हो सकती। कैबिनेट में आए थे दाऊद साहब, रजाक दाऊद साहब लेके कि उनको काटन की बड़ी ज़रूरत है, हमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता।
इन चंद मामलात से हम दुनिया में एक मैसेज नहीं देना चाहते कश्मीरियों को कि हम आपके साथ नहीं खड़े हुए। हम यहाँ जिंदा हैं, बैठे हुए हैं कैबिनेट में जी, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, लम्हा ब लम्हा उनकी जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं। और देखें, कौम जज्बाती फैसलों में न जाए। इससे बड़ा बयान जो कल इमरान खान ने दिया है कि उससे बातचीत नहीं हो सकती, और ये हमने कैबिनेट में फैसला किया है, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट्स, के जनाब इंडिया से कोई ट्रेड और कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर में जो पुरानी जगह पे कश्मीर ना जाए। शेख साहब, ये तो बिलाशुबा उन्होंने बड़ा क्लियर सिग्नल कर दिया, कल वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ ले लिया। लेकिन अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म ने नोम चॉम्स्की का एक जो ट्वीट था उसको रीट्वीट करते हुए उसके ऊपर ये लिखा कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वी स्टैंड विद गाज़ा, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा स्टैंड सख्त नहीं ले लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से इमरान खान साहब ने? देखें, जो भी आदमी हो पाकिस्तान में, इमरान खान ने अच्छा वाज़े बयान दे दिया, क्योंकि इल्ज़ाम हम पे ज़्यादा लग रहा है कि हम अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं जी, हम इंडिया के साथ तजारत करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। और हमारी एक आधी वज़ीर ने बयान भी दिया कि हम पे प्रेशर आया था, ये है वो है। अमेरिका हो या फ़लस्तीन हो, अमेरिकन इशू हो या इसराइल हो, इमरान खान ने बड़ी वाज़े स्टैंड ली है, और प्राइम मिनिस्टर को वाज़े स्टैंड लेना चाहिए ताकि अपोजिशन की ये चूं चूं का मरबा जो है चूं 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 लगाए रखते हैं वो ख़त्म हो, और उनके पास कोई नेशनल इशू ना हो, बाकी वो लगे रहे, हम वो भी यहीं पे हैं और हम भी यहीं पे हैं। शेख साहब, वापस आएगा हम शहबाज शरीफ साहब की तरफ। ताम तासुर ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बहुत अहम मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब से, ताकि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम में कोई रेप्रोचमा हो जाए, और वो वजह है जिस वजह से आप लोग शहबाज शरीफ का रास्ता रोक रहे हैं। अचानक आपको लगा कि शहबाज शरीफ कोई पॉलिटिकल गेम ना कर जाए। साहब, वो वक्त चले गए कि चिट्ठी मेरी जाई वे कबूतरा लेके, यहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं। दिन में ये अभी यहीं थे, कल पता नहीं आज शहबाज साहब यहीं हैं हमारे सामने इनकलेब में ठहरे हुए थे। वो देखें, शहबाज शरीफ की सियासत जो है उसको पता है ये केस उसका बड़ा सीरियस है। हुदैबिया की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जो रेफरेंस लगा हुआ है उसमें भी बचने के बड़े कम चांसेस हैं। बिजनेसमैन पॉलिटिशियन अपने लिए रास्ता निकालना जो है उसी में बेहतरी समझता है, और यही उसकी मसलहत होती है कि वो रास्ते निकाले, और शहबाज शरीफ रास्ते निकालने में माहिर है। उसको पता नहीं था कि आगे इमरान खान है कि वो सारे रास्ते धरे के धरे रह जाएंगे। नहीं, आप लोगों को ये शक है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से दौड़ रहे थे? वो तो कह रहे 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, पहले भी गए थे वापस आ गए थे, तो आपको लगता है कि वो दौड़ जाएंगे, मफरूर हो जाएंगे, वापस से नहीं आएंगे? वो नहीं आया जिसकी उसने जमानत दी थी, तो इसने कहाँ से आना था? ये तो इतना मैटर भी नहीं करता। लेकिन जो मैटर करता था, जिसका कि इमरान खान को बहुत सख्त दुख है, वो कहता है कि मैं, ये जख्म है मेरे अंदर कि ये हमें धोखा दे के निकल गया, हमसे हाथ हो गया। मुझे कई दफ़ा उसने कहा, शेख रशीद, मैं ये बात कभी नहीं भूलता कि आपने भी वोट दिया उसको बाहर जाने का। मैं उन 14 वजीरों में शामिल था जिसने कहा जाने दो, मैं तो हम ही हूँ, जाएँ, कचरा नेइयों पार, सारा गंद उधर से जाके। लेकिन शेख साहब, क्या अब सिस्टम में कोई क्लैरिटी है कि नवाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं देनी है? बिकॉज अभी मोहम्मद जुबैर थे साबिर शाकिर के प्रोग्राम में 2 दिन पहले ARY पे, उन्होंने तो ये कहा, किसी कहते हैं हमारी सुलह होगी, हमारे ताल्लुकात बड़े ठीक हो गए हैं, अब तो हमें इलेक्शन में बड़ी फेवरेबल स्पेस मिलने वाली है। देखें, पहले उन्होंने देख लिया जूडो कराटे करके, बैंकॉक के शोले चला के, उन्होंने कहा इसमें से तो कुछ नहीं मिला, और फिर ज़बरदस्ती जुबैर साहब वहाँ गए, इस्लामाबाद क्लब में मिलने का रास्ता भी उन्होंने बना लिया ये तासर देने के लिए। सर जी, फ़ौज एक दिन की सियासत नहीं करती, वो पाकिस्तान की ज़मानत की सियासत है। और बाजवा साहब ने मेरी मौजूदगी में, बिलावल की मौजूदगी में, शहबाज की मौजूदगी में ये कहा कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, कल आपकी भी हुकूमत हुई तो आपके साथ होगी फ़ौज। सो वो दौर चला गया। ये तो देखें, जो कुछ हालात हुए, वाक़यात हुए, ये इन्होंने अपना सियासी खड्डा मरियम ने खुद खोदा। इमरान खान को ये अपोजिशन नहीं समझ सकी, और अपोजिशन को समझने में बहुत बड़ी गलती है। उनको ख्याल है कि ये मसले मसाइल मुख्त, देखें 3 साल तो हो गए, 6 महीने इन्होंने तहरीक चलाई कि दिसंबर को आर हो जाएगा, 30 दिसंबर को आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, आर हो जाएगा पार। जनवरी गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने तो ये गुजर गए।
यानी आप 6 महीने और तहरीक चला के देख लें इलेक्शन का टाइम से। खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं? एक ब्रेक मैं पीडीएम से कोई खतरा महसूस। अच्छा, मैं इस पे मजीद बात करता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए शेख साहब, हम ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब मेरे साथ एक वीडियो लिंक के हैं साथ इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं। शेख साहब, वक्फे से पहले आपने आखिर में ये कहा कि पीडीएम अब आपकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अखबारों में आज ही हेडलाइन लगी है कि ईद के बाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और एक पूरा प्लान बन गया है कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एएनपी को पीडीएम के डोमेन में दोबारा से लाया जाएगा। वहाँ मामला ठीक हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब इसको स्टेयर करेंगे। मैं नहीं देख रहा। देखें, जो इस्तीफे नहीं दे सके, जो तहरीक जलसा होते होते पिछले 6 महीने से ये करी, देखें इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। अब इस मुल्क में मीडिया, टीवी भी सुकड़ता जा रहा है, अब लोग भी सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, लोग भी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और ये जलसा जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको अगर करोड़ों लोग सुनते हैं तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं एक प्रोग्राम करूँ जिसमें 5,000 बंदा आए, 20,000 बंदा है, 25,000 आदमी। देखें, ये सब लोग एक्सपोज हो गए हैं, हम भी एक्सपोज हुए हैं और हमने इस महंगाई को कंट्रोल करना है। अगले इलेक्शन में जाना है तो इस महंगाई को हमें जिन को बोतल के अंदर बंद करना है। और बाकी इनसे नहीं हम जाते कोई इंतहा पसंदी की। टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, 11 वो ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं। मुझे ज़्यादा तो अफ़गान टेरिटरी से और अफ़गानिस्तान के लोगों से बनिस्बत इसके कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई अभी हमने एक बड़ा सेंसिटिव ग्रुप पकड़ा है कराची से, और मैं तो उस तरफ एज ए इंटीरियर मिनिस्टर सोच रहा हूँ यहाँ क्या कि चला गया, आ गया, जा गया, जहाज़ पे चढ़ गया, नहीं चढ़ गया, बोर्ड हो गया, ये क्या सियासतें हैं? कहाँ हमारा फ़र्क है जी? ये नामूस रसालत की बात करते हैं। ख़त्म नबूवत में खुद मुझसे ज़्यादा किसी ने ख़त्म नबूवत में जेल काटी हो तो आए सामने, आए टीवी पे। मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ अल्लाह के हुक्म से। किसी की जुर्रत है कि नामूस रसालत या ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ यहाँ बात हो सके? वैसे ही बस फजूल बातें। दरअसल इनके पास इशू कोई नहीं है, इनके पास वो सूरत हाल नहीं है। मुझे साहब 3 साल गुजर चले हैं, चौथा 1 साल रह गया, 5वां साल तो इलेक्शन कैंपेन का होता है। मेंबर को जाओ वोट मांगने जाओ, कहते जी हाथ ही नहीं मिलाते सो तुसी ते 3 उंगलियां तुसी मिलाते सो साढ़े नाल वजीर दाखिला साहब वोट लैन आ गए हो। शेख साहब, आप समझते हैं कि पीडीएम से खतरा नहीं है, दहशतगर्दी से और महंगाई से खतरा है? हाँ, तो महंगाई के बोतल, जिनको बोतल पे बंद करने के लिए फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नया वजीर ख़जाना भी लाए हैं, इमरान खान भी हर दूसरे दिन मीटिंग कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। को रमज़ान गुजरेगा, कुछ वैसे भी हमारे मुसलमान 1 महीने में ज़्यादा आमदन पे सोचते हैं कि इस महीने में जो आमदन हो जाए वो कर लो, क्योंकि लाल हवेली जिस इलाके में है वहाँ तो आपको पता है लॉकडाउन के ख़िलाफ़ भी हमारे ख़िलाफ़ रिएक्शन था जी के इंडिया में लोग मरे हैं जी, हमें तो कुछ नहीं होगा जी। वो वहाँ देखें गंगा में लाशें 100 तैर रही हैं और वहाँ ब्लैक फंगस शुरू हो गया है, 4-4 लाख एक दिन में केस है। और वो टीवी पे रात को क्लिप भी देखते हैं इंडिया का, फिर भी कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता है, 2 रातां दे आखिरी लाण दो। आज मेरे पास बहुत लोग आए हैं जी कि आज दी रात खुदा दे वास्ते और कल दी रात लाण दो साढ़े बच्चों की रोजी में, क्योंकि इसी महीने में देखें 60-70% लोग शॉपिंग ही, हम वो हमारी तरह नहीं है कि 10-10, 20-20 सूट पड़े हुए हैं हमारे पास, सलवार कमीज़ें, वो लेते ही बच्चों के लिए जूता या कपड़े ईद के दिनों में 60-70% गरीब क्लास जो है ईद के दिनों में कपड़े लेती है, चीज़ें लेती है। सो वो सारे लोग जो हैं इस सारे शुक्र करें अल्लाह ताला इस कोविड से पाकिस्तान को बचा ले, सेकंड लहर से। तो अगर इंडिया में तीसरी लहर आती है और हमारी तीसरी लहर, इंशाल्लाह एनसीओसी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इमरान खान की हुकूमत ने कोविड में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बेहतरी के नताइज होंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, जब आपने खुद कहा कि अब तो फिर 1 साल के बाद इलेक्शन का साल आ जाएगा तो एक तरह से इलेक्शन मोड में हुकूमत चली जाएगी, जब आपकी पार्टी और आप इलेक्शन के मोड में जाएंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि हमने क्या लोगों के लिए करके दिखाया है जिसकी वजह से आपको दोबारा वोट दिया जाए? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। हम लोगों को ये नहीं बता सके, हमारे बहुत सारे स्पोक्स पर्सन, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ये महंगाई हुई क्यों। ये उन चोरों, लुटेरों और डाकुओं की वजह से हुई जिनका सब कुछ इस मुल्क से बाहर है। ये हम बताने में हमने बड़ी कफ़ायत शारी की और बड़ी हमने सुस्ती दिखाई।
बाकी आप देखें, हमने 2 डैम बनाए हैं। ML1 रेलवे का इंशाल्लाह बनने जा रहा है, उस पर मैंने इतनी मेहनत की है और एक्निक से अप्रूव है। दुनिया में एक्निक आखिरी मसला है। एक्निक अप्रूव तब होता है जब दोनों हुकूमतें तैयार होती हैं। और पाकिस्तान में आप देखें बेहतर खारजा पॉलिसी की सोच है हर तरफ। और 2 डैम किसी ने सोचा था कि 2 डैम इमरान खान बनाने जा रहा है और सुबह शाम उसकी कोशिश है। लाहौर शहर के अंदर प्रोग्राम ला रहे हैं, कराची में ला रहे हैं। हमारा नाला लई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सारे प्रोजेक्ट तेज़ हो रहे हैं। मुझे अपने नाला लई की पड़ी है, कहीं वो ही डिले ना होता जाए। सो कर रहे हैं अपने इमरान खान। लई का प्रोजेक्ट आप इलेक्शन से पहले मुकम्मल कर लेंगे? शुरू भी हो गया तो बहुत है, शुरू हो जाए बस, मुकम्मल तो 2 साल लगेंगे उसे। नहीं, अगर आप खुद ही उम्मीद अफजा नहीं है, अगर आपको ही उम्मीद नहीं हो रही है, तो आवाम को क्या बताएंगे? देखिए, उम्मीद तो मुझे पूरी है। इस मुल्क में आपको पता है कि चमचे खर्चे देखें ना, वो बीच में आ जाते हैं, क्योंकि शहरी आबादी के कीमती ज़मीनें हैं। डर भी लगता है कि भाई नीट एंड क्लीन काम हो उम्र के इस हिस्से में। अब मेरी 15वीं वजारत है मुई साहब, मैं चाहता हूँ कि भाई ये नाला लई हो जाए तो मैं बाइज़्ज़त तौर पर घर भी बैठूँ। घर क्या, घर बैठूं से क्या मतलब है? आप सियासत से रिटायर होना चाह रहे हैं? मैं नाला लई हो जाए तो मैं हो जाऊंगा। अच्छा, बस मेरा नाला लई रह गया है, ये हो जाए तो। नहीं तो जो 2023 का इलेक्शन है उसमें आप खड़े नहीं हो रहे? ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर हुई। खड़ा तो हो रहा हूँ, ये मुखालिफ पंगा लेते रहते हैं मुझसे। मुझे बाइज्जत रास्ता दें और मेरा नाला लई बने दें तो मैं इनकी जान छोड़ देता हूँ। शेख साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेलवे से वजारत दाखिला में आते आते आपको लगता है कि वो ठीक थी वजारत, ये खासा मुश्किल सा काम पड़ गया है? मुश्किल इन वे आप देखें ना कि FC है, रेंजर्स हैं, गिलगित स्काउट्स हैं, गिलगित सारा, और 22 एजेंसीज हैं सारी इस मुल्क में, और हाई अलर्ट सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अफ़गानिस्तान टेरिटरी की बड़ी अजीब सूरत हाल है, एंड कोस्ट गार्ड है सारे मसले हैं। वीज़ा हमने बहुत बेहतर किया ऑनलाइन, फिर भी नादरा का देख लें, लोगों के पासपोर्ट के मसले, 1 लाख शनाख्ती कार्ड दो फिर भी काम रुके जाते हैं, और उसको सबको ठीक कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, 3-4 महीनों में हो गया, 3-4 महीनों में और हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि दाखिला से बेहतर रेलवे थी, रेलवे से ज़्यादा मज़े का काम ऑपोजिशन लीडरशिप थी? रेलवे आसान सा काम है ना, जो ऑर्डर करो वो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाता है, 5 मिनट में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इधर बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपने 2 दफ़ा जिक्र कर दिया कि अफगान टेरिटरी का मामला है, वहाँ क्या ऐसा चैलेंज आपको दरपेश है जो आपको परेशान रख रहा है? देखें कि वो काफ़ी TTP काफ़ी तकसीम थी, पंजाबी ग्रुप था, सिंध ग्रुप था। अब वहाँ जो IS जो है उसने कल परसों एक बहुत बड़ा वाक़या किया है, 80-50 बच्चे मरे हैं, और मेन बॉर्डर लाइन पे सारी TTP दोबारा इकट्ठी हो गई है। ये लम्हा फिक्री है, और अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चली जाएंगी। उसका क्या बनेगा और वहाँ क्या हालात, क्योंकि हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के रास्ते से निकलता है, और हमारी ख्वाहिश है कि जितना अफ़गानिस्तान में हम देखें ना, बाकी जो उसके 4 पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ 10 बंदे रोज़ जाते हैं या 20 जाते हैं। हमारा 1 लाख बंदा रोज़ आ रहा है, जा रहा है, बग़ैर पासपोर्ट के भी आ रहा है, बग़ैर वीज़े के भी आ रहा है। हमारा ऐसा कल्चर डेवलप है। हमें ये भी सोचना होगा कि 1 लाख बंदा रोज़ बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर एंट्री के इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में फ़िक्र तो है ना जी। शेख साहब, नवंबर 2020 में जब DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के अपना डोसियर प्रेजेंट किया था, तो उस डोसियर में वाज़े तौर पर दुनिया को बताया गया कि भारत की एजेंसी TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स और कोयटा बेस्ड ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रही। बावजूद इसके कि आप लोगों को पता था, आपने ये डिस्क्लोजर भी किया, अब आप खुद बता रहे हैं कि वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन भी गई है, आप रोक नहीं सके उसको। देखें जी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, इंडिया और अफ़गानिस्तान एजेंसीज मिल के, अभी देखें एक
सरीना का वाक़या अल्लाह ताला ने बड़ी बेहतरी की है। अच्छा, एक बड़ा ग्रुप हमने कराची में पकड़ा है उसकी। अब देखें ना सरीना के हम पहुंच गए हैं कि कहाँ कंधार में गाड़ी बनी और कैसे ये सारा कुछ हुआ और कौन सुसाइडर था और कौन दूसरे लोग थे। और पाकिस्तान में देखें कि गाड़ी भी बाहर से बन के आई है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर से बनी है। और पहली दफ़ा ये टेक्निक इस्तेमाल हुई है कि दरवाज़ों में और सीट के नीचे बारूद रखा गया है। डिग्गी और इंजन बिल्कुल क्लियर था, कुछ नहीं था डिग्गी में ना इंजन में। सो थिंग्स आर, आंखें हमें खुली रखनी है हर मसले में। और सी पैक के ख़िलाफ़ भी एक इंटरनेशनल साजिश है, दोनों चीज़ों पे बात पैक के साथ हैं और सी पैक, दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। शेख साहब मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, शेख रशीद साहब मेरे साथ है। शेख साहब आपने वक्फे से पहले बात की कि सी पैक के लिए ख़तरात हैं, हम सी पैक के साथ खड़े हैं। कुछ जो एनालिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे भी बैरूनी एजेंसीज जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। वहाँ भी मकसद यही है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि पाकिस्तान को चीन से दूर कर दिया जाए। आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, क्या हमें बताएंगे? बिल्कुल नहीं। जब चीन की ऐसी देखें ना कोड उन्होंने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिकन, इंडिया के साथ। हम तो सी पैक को और फैलाना चाहते हैं, सऊदी अरब तक ले जाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में से गुजारना चाहते हैं। और लेकिन दुनिया की ताकतें हैं वो उसको गहरे पानियों में जाने से रोकने के लिए उसकी इकानमी को देखें। चीन की इकानमी का खौफ सारी दुनिया के ज़हनों पे सवार है, लेकिन चीन जितना तरक्की करता है हमारे लिए एक ढारस, एक दीवार की हैसियत रखता है। और चीन में दुनिया जो है चीन को चाहे जो मर्जी कहे, हमारा तो एक आजमुदा दोस्त है। हमारे पास तो चीन के अलावा कोई इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं रह गई इन्वेस्टमेंट की भी और सिक्योरिटी के मामलात की और डिफेंस की भी, और हमें चीन के साथ खड़ा होना है। आपने खुद कहा कि अब तो मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया मैटर करता है। सोशल मीडिया पे मसलसल ये चमगोइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान पे दबाव है कि आपको फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालते हैं, को IMF की बेहतर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दे देंगे, यूरोपियन यूनियन से आपके ट्रेड मामला ठीक कर देंगे, कुछ आपको असला वगैरह दिलवा देंगे और आप चीन से पीछे हटें। यानी बहुत दबाव है कि आपके कुछ आपको कंसेशंस देते हैं, आप चीन से पीछे हटें। हमारे पास पीछे हटने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग फैटफ में 24 पॉइंट तो हमारे हो गए हैं, 3 पॉइंट रहते हैं। यूरोपीय यूनियन का मसला है, वो फ्रांस हमारी अपनी सूरत हाल की वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है जो कि हमारी इकॉनमी से मुंसलिक है मामलात जो हैं GSP के। और फैटफ में इस बार नहीं तो अगली बार इंशाअल्लाह ताला हम निकल जाएंगे, हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। लोगों की तो ख्वाहिश होगी कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे मुल्क नहीं हैं कि हमें लोग आसानी से बाईपास कर देंगे। बेहतरी होगी इंशाअल्लाह और पाकिस्तान की बेहतरी के दिन होंगे। मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह से कि इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये भी लगता है कि TLP की जो पूरी तहरीक चलाई गई उसको यूरोपियन यूनियन की करारदाद से पहले बाकायदा इसको एक धक्का मारा गया और फिर यूरोपियन यूनियन में ये सवाल भी उठा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पहले बैन किया TLP को, फिर उनके साथ मायदा कर लिया, उसके बाद कराची के इलेक्शन में उनको खड़े होने का मौका मिला। तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये सवाल उठा है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। देखिए, मैंने तो जो मायदा किया यूरोपीय यूनियन ने उठाई है उसमें कहा कि इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने तो नहीं कहा कि जनाब अली, मुझसे पहले जो अहबाब थे उनका जो किया गया और कालदम करार दिया यूरोपीय यूनियन को। और रूस ने और दूसरे मुल्कों ने जो UAE में भी इसकी बात हुई, कल सऊदीज़ में जब बात हुई तो वहाँ UAE के लोगों ने कहा, मैंने कहा हमने कालदम करार दे दिए, लेकिन ये मुल्क का जमहूरी सिस्टम है, हमने उनको 3 रुकनी कमेटी बनाई है, फिर मसला तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और हमने उनके MPO 16 MPO के तहत जो लोग गिरफ्तार थे वो कोई 3-1000 छोड़ दिए थे। बाकी जो एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ केस जिनके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हैं वो अदालतों के ज़रिए रहा हो रहे हैं। हमने तो नहीं कोई उसमें, हमें अंदाज़ा है कि यूरोपीय यूनियन का कितना दबाव है और इस मुल्क की इकानमी के लिए कितने डिज़ास्टर किस्म के हालात होंगे
अगर जो ये लोग चाहते हैं अगर वो करें तो इस मुल्क की इकानमी जो है वो बैठ जाएगी बिल्कुल। लेकिन शेख साहब वहां उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक जमात को हुकूमत ने कालादम करार दे दिया तो उसने कराची के बाई इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट कर लिए? देखें, कराची के बाई इलेक्शन में अभी हमने कालादम करार दिया, उनके 60 दिन हैं, वो कोर्ट में भी जाएंगे और अबेंडन हम करेंगे। जब ये अगर करते हैं फैसला होता है तो इलेक्शन तो वो नए नाम से लड़ लेंगे। क्या होता है जी, मैंने हर दफ़ा पाकिस्तान में अपने हल्का जो है 2-3 हमारे जो पिंडी के हल्के हैं, कभी हमने चांद पे लड़ा है, कभी हमने कलम दुआत पे लड़ा है, कभी सेब पे लड़ा है, कभी मेरा मतलब इलेक्शन तो बंदा लड़ ही लेता है। लेकिन उन्होंने जो हम जिस वक्त जो उनको कालादम करार दिया वो कालादम करार दिया। 30 दिन हमें हैं, वो हेयर भी करना, अपने आप को सफाई के लिए पेश भी करना चाहें इस कमेटी के आगे, तो एक लॉ मिनिस्ट्री के और 2 इंटीरियर मिनिस्ट्री की कमेटी बन गई है। उसके बाद हमने 3 मिनिस्टरों की कमेटी बनानी है। सो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जी, कानूनी और आइनी प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ता है। लेकिन आपको तवक्को थी कि आप इसको असेंबली में कोई मुस्बत किस्म की डिबेट करवा सकेंगे, वहां ऑपोजिशन ने आपका साथ नहीं दिया। बस ऐसा नहीं हो सका। मैं तो ये चाहता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा फैज़ाबाद पर आ जाते तो फिर इस मुल्क में बड़े मसाइल थे। फैटफ के अलावा भी बड़े मसाइल पैदा हो जाने थे, और पुलिस ने और दूसरे इदारों ने, और हमने 7-7 घंटे उनसे मीटिंग की। अगर वो बात ही नहीं मान रहे थे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था। अच्छा, वापस आते हैं सियासत पे। 3-4 मिनट हमारे पास हैं। शहबाज शरीफ साहब को आपने अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया है या अभी इसमें कोई चीज़ रहती? बस कैबिनेट की अप्रूवल रहती है। अच्छा, सर्कुलेशन में हो या जैसे भी हो। हुकूमत के वुज़रा कह चुके हैं कि हुदैबिया पेपर मिल के केस को हुकूमत खोलने जा रही है, इस पे बहस भी हो रही है, लेकिन वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है शायद। ये कैसे इसको, यानी इसको कैसे कवर करेंगे इस मरहले को आप? और फिर दूसरा ये है कि पहला तो ये मरहला है कि कैसे करेंगे, और फिर अगर री इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। देखें, ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़रोग नसीम साहब से भी की है, और SM जफ़र साहब के लड़कों से भी उनकी बहस हुई है। क्या नाम है? अली जफ़र साहब। ये क्या नाम है उनका? और अली जफ़र साहब से हुई है। और टेक्निकली कोई तो कोई बात होगी। मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने आपको जो बात बतानी, ये 3 किस्म के होते हैं। एक ब्लैक लिस्ट होता है, वो पासपोर्ट वाले करते हैं। दूसरा FI करता है, PNIL जिसे कहते हैं, हाँ जी। और तीसरा ECC में, इसमें डाल देते हैं। ब्लैक लिस्ट मैंने आपको बता दिया। और ECL इसमें ECL में। सो ECL का फाइनल फैसला कैबिनेट करती है, किसी को निकालना है और डालना है। ये कल तक कैबिनेट सर्कुलेशन में कर देगी और ये फैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ ECL में है। लेकिन मिनिस्टर इंचार्ज तो FIA के आप हैं, और लगता है कि नैब तो पहले केस अगर पुराना नहीं खुलेगा, री इन्वेस्टिगेट होगा हुदैबिया पेपर मिल्स का, तो ये इन्वेस्टिगेशन तो फिर FIA ही नहीं करनी होगी तेज़ी से, और वो आपके पास है। जी हाँ, FIA के पास होगी, लेकिन ये पुराना फैसला जो था वो हमारे पास। अभी तो ECL का केस का फैसला हुआ है। कल तक मैं यही आपको खबर दे सकता हूँ कि कल कैबिनेट इसको ऐसे लग रहा है मुझे कि सर्कुलेशन में मंजूर कर देगी। अभी हुदैबिया पेपर मिल की बात चल रही है, उस पर फैसला कोई नहीं हुआ। हुदैबिया पेपर मिल में लगे हुए हैं ये, और हुदैबिया पेपर मिल में, हुदैबिया में बाज़ नए शवाहिद आए हैं, इसलिए मंडे के दिन मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आपको री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले? जी, री इन्वेस्टिगेशन के लिए मंडे या ट्यूसडे को बयान दिया जाएगा। कोई लीगल एक्सपर्ट देंगे, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी हमें एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट दी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नए हकायक और शवाहिद को रखा जाएगा कि क्यों हुदैबिया पेपर मिल के केस की री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो मुझे अब समझ आई आपकी बात से, मंडे या ट्यूसडे को। सही है, बिल्कुल शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉपुलर पॉलिटिशियन हमारे साथ थे।
उनकी सारी गुफ्तगू, सारा एनालिसिस आपने सुना। नाज़रीन, आज इतना ही, फिर ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।